Hello students, now we are going to start the numerical first. देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें कैसे सॉल्व करना है। ये है आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट न्यूमेरिकल जिसके साथ हम डील करने वाले हैं। देखो कैसे, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। A small candle 2.5 centimeter in size is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. Of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Describe the nature and size of the image. If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? देखो यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी है, मैं वैल्यूज को फटाफट रखता हूँ और आपके लिए फटाफट सॉल्व कर देता हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आपने पहले भी डील कर रखा है इनसे। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया, ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब आपको हाइट दे रखी है यहाँ पे, ये आपको दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर आपको हाइट दे रखी है। ठीक है, और आपको कैसा, आपको कहा गया है कि कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है यानी मैं जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लूंगा वो मेरे को 27 सेंटीमीटर दे रखा है। 27 सेंटीमीटर मैंने माइनस साइन लिया है। और कॉनकेव के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है 36 सेंटीमीटर, तो दिस इज माइनस 36 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो होती है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होती है, then this must be equal to minus of 18 centimeter. Now we have to find the value of v. देखो सिंपल है, आपके पास मिरर फॉर्मूला होता है। मिरर फॉर्मूला है 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u दैट इज इक्वल टू 1 बाय f। देखो बच्चों, इसमें मैं थोड़ा कम टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल से हम पहले भी बहुत ज्यादा जानकार हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल से, ठीक है, हमें जानकारी है इन चीजों की। तो जब हम यहाँ से 1 अपॉन वी इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस ऑफ 54 सेंटीमीटर। आपके पास फोकल लेंथ है, ठीक है, आपके पास u की वैल्यू है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास v आ जाएगा क्या, माइनस 54 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें स्क्रीन कहां पे रखनी चाहिए, at 54 centimeter from the mirror on same side as of object, on same side as the object। ठीक है ना, ये हमारे पास इस चीज का आंसर आ चुका है। ठीक है ना, अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के साथ डील करना है। हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमने h माना था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का हाइट मान लेते हैं h2। h2 हमने मान लिया साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मैंने लिया है भाई h2 के बराबर। ठीक है, देखो बच्चों, अगर मैंने h2 ले लिया तो फिर मेरे पास मैग्निफिकेशन इसके लिए कॉनकेव के लिए क्या रहेगी, माइनस ऑफ h2 डिवाइड बाय h1, दिस इज इक्वल टू माइनस v अपॉन माइनस u। तो ये आपके पास रहेगा v बाय u के बराबर, यानी कि माइनस ऑफ h2, h1 की वैल्यू मेरे पास 2.5 है, v और u की वैल्यूज है मेरे पास माइनस 54 और माइनस 27, दिस इज इक्वल टू 2। तो h2 मेरा आ गया कितना, h2 मेरे पास आ गया माइनस ऑफ 5 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर गाइस। माइनस साइन यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज को शो करता है। माइनस साइन यहाँ पे किस चीज को शो करता है, इन्वर्टेड इमेज को शो करता है। दिस रिप्रेजेंट्स द इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज को शो करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम कैंडल को क्लोज से क्लोज ले जाएंगे तो स्क्रीन को हमें
हम कहते हैं कि as when the candle is moved closer to the mirror, the screen has to be moved away from the mirror. ठीक है ना, ये बात हमारी होगी यहाँ पे। इसी के साथ हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप इस न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से देख लो। ऐसा न्यूमेरिकल हमने 10th क्लास में भी किया है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल एंड ऑफ एनसीईआरटी एक्चुअली, है ना। एनसीईआरटी का फर्स्ट न्यूमेरिकल है। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मेरे को मैसेज भेज दो कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई। वैसे मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है इसमें जो समझ में आपको ना आई हो। ठीक है, हम सेकंड पे चलते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखो देखो भाई, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। अगर कोई बच्चा ट्राई करना चाहता है तो 2 मिनट दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल से मैं आज ये जो न्यूमेरिकल हैं जिनसे आप पहले भी डील कर चुके हो, ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, तो क्यों ना इन न्यूमेरिकल को फटाफट से सॉल्व किया जाए। सही है कि नहीं है भाई? यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं पार्टिसिपेंट, प्लीज मेरे को बताइए कि क्या मैं इन न्यूमेरिकल से फटाफट निकल सकता हूँ। आपकी अगर परमिशन हो तो। यहाँ पे 22 बच्चा बैठा है ना। हाँ जी, अंशुल। हाँ जी सर। हाँ जी, फटाफट निकल जाऊं बेटा। हाँ जी सर। हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो मैं निकलता हूं बेटा, क्योंकि ये यस न्यूमेरिकल्स सर। ऐसे हैं जो हमने कर रखे हैं पहले से। ठीक है ना, यस सर। इनसे हाँ जी। हाँ जी। फटाफट निकलना मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से निकल जाते हैं। ठीक है, हाँ यस जी सर। हरजोवन जी। हरजोवन, यस सर। निकल जाऊं बेटा? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। ए 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे, ठीक है, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हाँ जी, सभी बच्चों का मेरे पास मैसेज आ चुका है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आकृति, आकर्षण, मनजोत कौर, गुरलीन बाजवा, साहिल प्रीत, गुरलीन सैनी, हरमनप्रीत कौर, गुरलीन कौर, नवरूप कौर, इमनंदन प्रीत कौर, मनीषा, आश्रय, मनजोत कौर, जपराज सिंह। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब देखो बच्चों, हम अपने न्यूमेरिकल्स को ना इस तरह से बैठ के कंप्लीट करेंगे। ये तो काफी इजी न्यूमेरिकल हैं, तो इनके साथ मैं ज्यादा माथापच्ची नहीं कर रहा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे न्यूमेरिकल का लेवल ठीक होता जाएगा, और जैसे जैसे हमारे न्यूमेरिकल्स का लेवल ठीक होगा वैसे वैसे हम उसको टाइमिंग भी अच्छी देनी शुरू कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। न्यूमेरिकल जो हमसे कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे कौन सा मिरर यूज किया गया है? कॉन्वेक्स मिरर, जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ आपको क्या लेनी होती है? पॉजिटिव। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी निकालना है। डिस्क्राइब व्हाट हैपन एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। अच्छा जी, अब हमको क्या दे रखा है? जो चीज हमें दे रखी है वो देख लो। हाइट दे रखी है हमें, मैं इसको लिख देता हूँ h1, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, u मेरे को माइनस ही लेना पड़ेगा। फोकल लेंथ मेरी पॉजिटिव आएगी 15 सेंटीमीटर। v मुझे निकालना है, मैग्निफिकेशन मुझे निकालना है। ठीक है, मेरे पास फॉर्मूला बनाया है। मिरर जब भी मैं पढ़ता हूं मेरे को याद आ जाता है ये रिलेशन 1/u प्लस 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू है 15 माइनस 1/u, तो ये आ जाएगा प्लस ये आपके पास 12। यानी कि यहां से 15 इंटू 12 और 15 प्लस 2 यानी कि दिस इज 27। ठीक है, 27। तो आप यहां से 3 9 जा
3 5 जा और 3 4 जा और 3 3 जा। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास आया भाई 20/3। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू 3/20, यानी कि v इज इक्वल टू बन गया 20/3। ठीक है, 20/3 मेरा यानी कि 6.7 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया। ठीक है, यानी कि v इज इक्वल टू मेरे पास आया 6.7। कॉन्वेक्स के केस में वर्चुअल इमेज ही होती है हमेशा, आपको पता ही होगा इस चीज का। ठीक है, तो इमेज इज वर्चुअल, इमेज यहाँ पे वर्चुअल है और मिरर के पीछे फॉर्म हुई है, तभी आपके पास प्लस वैल्यू आई है। तो आप ये बात लिख सकते हो यहाँ पे, इमेज जो है वो वर्चुअल है। ठीक है, formed at 6.7 centimeter at the back of mirror, at the back of mirror, back of mirror, है ना। अब देखो भाई, अब आपको निकालनी है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है बच्चों, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। कॉन्वेक्स है, यहाँ पे आपके पास माइनस ऑफ v अपॉन u के बराबर रहेगी। तो h2 अपॉन h1 आपको दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ v की वैल्यू आई है 6.7 और u की वैल्यू आपके पास है 12 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास बन जाएगा h2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, h2 की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी 6.7 इंटू 4.5 डिवाइड बाय कितना 12 सेंटीमीटर की ये वैल्यू आपके पास माइनस। ठीक है, तो ये आपका आएगा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर प्लस आया है हमारे पास। तो प्लस आने के कारण हमने क्या कहा, हमारी इमेज जो होगी वो इरेक्ट होगी और वर्चुअल तो होगी होगी। ठीक है, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। स्टूडेंट्स आप इसको नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो देखो बच्चों, देखो भाई, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है जो नेक्स्ट में करने वाला हूं। देखो, ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू ए हाइट, मतलब आपके पास एक टैंक है, उसको हमने किस हाइट तक फिल किया है, उसकी जो हाइट है हमारे पास वो हाइट है भाई, मान लो अब टैंक इस तरह का मैं बना रहा हूं, ये मान लो आपके पास एक टैंक है। ठीक है जी, और इसको हमने फिल किया है किस हाइट के लिए, इसको हमने फिल किया है, टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू ए हाइट 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर हाइट तक हमने इसको फिल किया है। ये आपके पास टैंक है, इसमें पानी भर रहा हूं मैं। ठीक है जी, ये देखो जी, ये मैंने टैंक में भर दिया पानी, आपके सामने चल रहा है टू ए हाइट 12.5 सेंटीमीटर। ये जो मेरे पास हाइट है, दैट हाइट इज गिवन, वो हाइट है मेरे पास 12.5 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो आप म्यू के बराबर, बाहर है आपके पास एयर, एयर हमेशा रेयर की तरह वर्क करता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए, जिसकी वैल्यू है कितनी, 1 के बराबर। ठीक है, द एपरेंट डेप्थ ऑफ ए नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक, यहाँ पे एक नीडल हमने रखी है। ठीक है, यहाँ पे एक नीडल रखी है हमने, इसकी एपरेंट हाइट आपको दे रखी है। ठीक है, एपरेंट हाइट दे रखी है 9.5 सेंटीमीटर, बट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 up to the same height, by what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again। देखो ये कॉन्सेप्ट किस तरह से है, आपको याद होगा कि हमने रियल एंड एपरेंट डेप्थ पे कॉन्सेप्ट किया था, और उस कॉन्सेप्ट में हमने एक स्पेशल बात पढ़ी थी। वो बात थी हमारे पास, मैं लिखने जा रहा हूं अभी, वो बात थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का
वो क्या होना चाहिए आपके पास, वो होना चाहिए रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू एपेरेंट डेप्थ। एपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का रेशियो क्या बनना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनना चाहिए। अब आपको रियल डेप्थ कितनी दे रखी है बताओ आप, रियल आपके पास डेप्थ आपको दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर, इतनी दे रखी है आपको। और फर्स्ट केस में मेरी ख्याल से आपको एपरेंट डेप्थ भी दे रखी है, एपरेंट डेप्थ आपको दे रखी है 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बहुत इजीली निकाल सकते थे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा रियल डेप्थ है 12.5 और एपेरेंट डेप्थ है 9.4। जब आप इसे सोल्व करेंगे 125 डिवाइड बाय 94, ये आपके पास आ जाएगा 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1.33 वैसे किसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वोटर का होता है, ठीक है ना। ठीक है, वोटर पहले ही कह रखा था, तो ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अब सेकंड केस में क्या कहा गया कि सेकंड केस में ये कहा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है, सेम हाइट है हमारे पास, यानी कि हमारी जो रियल डेप्थ है वो तो हमारे पास सेम है। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो एपरेंट डेप्थ निकालना तो बहुत इजी हो गया ना भाई। ठीक है, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ मान लो, कुछ भी मान लो, कितनी मानोगे आप, यहाँ पे y डायरेक्शन y मान लो, तो y इज इक्वल टू कितना है 12.5 डिवाइड बाय 1.6, यानी कि 125 डिवाइड बाय 16। सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 7.67 सेंटीमीटर, 7.67 सेंटीमीटर, ये आपके पास फाइनल आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका है फाइनल आंसर। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, देखो बच्चों, अगर देखो यहाँ पे हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे वो एनसीईआरटी से ही मैंने लिए हैं। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 3 था जिसके साथ मैं डील कर रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास आएगा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 4। ठीक है, जिसमें मेरे को डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स दिए जाएंगे। ठीक है, देखो भाई बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स है मेरे पास, और आप में से कोई बच्चा आंसर भी कर सकता है अगर आंसर करना चाहे तो। ठीक है, ये देखो भाई, फिगर ए एंड बी शो रिफ्रैक्शन ऑफ रे इन एयर incident at 60 degree with the normal to a glass air and water air interface। ग्लास एयर और वाटर एयर इंटरफेस के लिए आपको दिखा रखा है। प्रेडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वाटर इज 45 डिग्री। अच्छा, ये तीसरी सिचुएशन दे दी, विद द नॉर्मल टू ए वाटर ग्लास, अच्छा इंटरफेस, वाटर ग्लास इंटरफेस आपको दे रखा है। देखो भाई, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, स्टार्ट करता हूं मैं सॉल्व करना। देखो, रिफ्रैक्शन के लिए मेरे को पता है स्नेल्स लॉ का। जब मैं रिफ्रैक्शन की बात करता हूं तो मेरे को पता है कि रिफ्रैक्शन क्या चीज होता है। मैं कहता हूं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो उसकी स्पीड ऐसे अफेक्ट हो जाती है, उसकी वेवलेंथ भी ऐसे अफेक्ट हो जाती है। फ्रीक्वेंसी और फेज लाइट के कभी चेंज नहीं होते एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने पे। उसकी जो स्पीड है वो होती है अफेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ऐसे, और उसकी वेवलेंथ भी ऐसे अफेक्ट होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। यहाँ पे म्यू मैंने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब मुझे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है ना, तो स्नेल्स लॉ की जो जनरल बात है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मस्ट बी कांस्टेंट। ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना, इसके लिए मैं बोलता हूं कि μ1 into sin i1 is equal to μ2 into sin i2। ये बात है कि हम कैसे उसके साथ काम करें। अब मुझे यहाँ पे ये जो डायग्राम दे रखा है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर मैं देखूं, ठीक है, यहाँ से रे आई है, ऐसे गई है ये, फिर ये ऐसे बेंड हुई है, ये अपने पास से ऐसे डेविएट ऐसे चली थी, ये रेयर से ये आपका डेंसर मीडियम बन गया। तो रेयर टू डेंसर जब जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। ठीक है, ये बात मैंने इस डायग्राम में भी देखी। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है फर्स्ट केस में, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, दिख ही रहा है मेरे को, r इज इक्वल टू 35 डिग्री है, मेरे को दिख गया।
ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा 1 होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूँ ए पॉइंट, और इस पॉइंट पे मैं क्या कर देता हूँ, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देता हूँ। जब मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा तो मुझे पता चला कि म्यू ए इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू, दूसरे में चले जाओ, म्यू ऑफ ग्लास और इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज 35 डिग्री। ठीक है ना भाई, तो मेरे पास म्यू जी अपॉन म्यू ए मैं निकाल रहा हूं, म्यू जी अपॉन म्यू ए मेरा आ जाएगा क्या, म्यू जी अपॉन म्यू ए आ जाएगा मेरा साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय साइन 35 डिग्री, है ना, साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय साइन 35 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया म्यू ए जी, दिस इज साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय साइन 35 डिग्री, ठीक है ना जी, डिवाइड बाय साइन 35 डिग्री से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू मेरे को पता है √3/2 होती है, और साइन 30 की देख लो 1/2.5 के लगभग होती है, तो 0.5 ही ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, या मैं वैल्यू पुट ही कर लूं, पुट कर लेता हूँ, मेरे पास इजी हो जाएगा मेरे लिए कि √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2/2, यानी कि ये आपके पास 1.7, यानी कि उससे थोड़ी सी कम ले लो, 1.6 के लगभग उसकी वैल्यू ले लो। इक्वेशन नंबर 1 में मेरी वैल्यू आ गई ये। अब देखो भाई, दूसरी चीज के साथ मुझे डील करना है, कैसे मैं डील करूंगा, देखो ये मेरे को एयर दे रखा है, ये यहाँ पे वाटर इंटरफेस दे रखा है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, एयर से आई है मेरे पास, यहाँ पे अप्लाई करो आप स्नेल्स लॉ, यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू ए इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर का और इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज 47 डिग्री, है ना, तो आपके पास म्यू ऑफ W divided by mu of air, that becomes equal to mu of W sin 60 degree और डिवाइड बाय साइन 47 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है, 1/√2 होती है, मैं √2 ले रहा हूँ, तो ये आपके पास आ गया √6 के लगभग, √6 के लगभग। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी बन के आ जाएगी लगभग कितनी आ जाएगी, √3 की वैल्यू होती है 1.732, √2 1.412, तो इनका अंडर हट के आएगा, तो आपके पास मान लो कि 1.412, तो 1.2 ले लो, 1.2 के नियरली इक्वल। देखो मैं कैलकुलेशन पार्ट को ना सीधा थोड़ा सा कंसीडर करके ही कर रहा हूं मैं वैल्यू, ठीक है, तो म्यू ऑफ ये आपके पास आ गया ए डब्ल्यू वाटर के विद रिस्पेक्ट, यानी कि म्यू ऑफ ए डब्ल्यू आपके पास ये कंडीशन आ चुकी है। तो यहां से अगर मैं चाहता हूं क्या निकालना कि म्यू ऑफ डब्ल्यू, यानी कि ये आपके पास डब्ल्यू, और जी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वो मेरे पास क्या रहेगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखो, ठीक है, ये इसके लिए ग्लास मेरे को ऊपर रखना ना, तो म्यू ए जी डिवाइड बाय क्या रहेगा, म्यू ऑफ ए डब्ल्यू, ये आ गया मेरे पास, तो म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, सॉरी ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये ए जी वाली वैल्यू कितनी है 1.6 और डब्ल्यू वाली वैल्यू कितनी है 1.2, तो ये आपके पास आ गया ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 16/12, 4 4 जा 16, 4 3 जा, यानी कि ये आपके पास बना 1 पॉइंट कितना 1.33 बना 1.33, ठीक है, तो इस सभी को रब कर रहा हूं मैं, बाकी मेरे पास ये चीज बाकी आ गई, जो मेरे पास टर्म बाकी बची है वो है मेरा म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, दैट इज 4/3, ये वैल्यू आएगी। अगर यहां से अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूं तो फिर मेरे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए,
ये तो मेरे को पता नहीं है, ये है भाई आर के इक्वल मान लिया मैंने, ठीक है, ये है आर के इक्वल मैंने मान लिया। तो यहां से आप म्यू ऑफ डब्ल्यू स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, म्यू ऑफ डब्ल्यू इंटू साइन 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास और इंटू साइन आर। तो यहां से म्यू डब्ल्यू, म्यू डब्ल्यू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा भाई, साइन 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन आर। तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 4/3, 4/3, तो ये 4/3 इधर रखेंगे आप, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 4/3 इधर रखेंगे, दैट इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और ये है आपके पास साइन आर। तो यहां से √2 4 डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 1/साइन आर। तो साइन आर की वैल्यू बन गई यहां से 3/4√2, 3/4√2, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3 डिवाइड बाई 4 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। तो आप जब इसको सोल्व करने बैठोगे तो ये वैल्यू बन के आ जाएगी लगभग कितनी आ जाएगी 1 ठीक है। तो ये आपके पास लगभग ऑन एवरेज ले लेता हूं मैं, ऑन एवरेज मेरी मान लो ये 0.6 के लगभग आ गई। तो 0.6 के लगभग वैल्यू कहाँ पे आती है, 5.5 की वैल्यू आती है 30 डिग्री पे 0.5, तो 30 से आगे है थोड़ा, 30 से आगे है, तो मान लो ये 35 36, ये आपके पास जो आर होगा वो आर की वैल्यू आ जाएगी लगभग 36 डिग्री के इक्वल, ठीक है, लगभग 36 डिग्री के इक्वल आ जाएगी वैल्यू। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ अप्लाई करने पे बेस थी सारी की सारी बातें जो अब हमने यहाँ पे सीखी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूं, तो इसको मैं क्लियर करने वाला हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जा रहे हैं। अब है हमारे पास फिफ्थ, देखिए फिफ्थ न्यूमेरिकल क्या कहता है, कितने बच्चे सोल्व कर सकते हैं मेरे को मैसेज भेजना कि यस सर वी कैन ट्राई। ए स्मॉल बल्ब is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 सेंटीमीटर। साहिल प्रीत सिंह, ठीक है भाई, और कौन बच्चा सॉल्व कर सकता है, जो जो सॉल्व कर सकता है मेरे को मैसेज भेजो फटाफट से। व्हाट इज द एरिया, अच्छा मैं चैट ऑन कर लेता हूँ। अंशुल वी कैन ट्राई सर, हाँ बहुत बढ़िया। सार्थक ट्राई कर सकते हैं हम, हाँ जो ट्राई कर सकता है मनजोत, आरक्षण, आकर्षण वालिया, गुरलीन कौर, साहिल प्रीत सिंह, गुरलीन बाजवा, ठीक है। आकर्षण ना, हरकतें नहीं करनी बच्चे, सॉल्व करना है, अपनी कॉपी पे सॉल्व करो, ठीक है। आश्रय वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जपराज सिंह, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शोभित वेरी गुड। तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूं बच्चों की, जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे लाइव उनकी अटेंडेंस लगा देता हूं, तब तक आप ट्राई कर लो भाई। तो यहाँ पे जो बच्चा बैठा है आकर्षण वालिया, आशय, आकृति, अंशुल राणा, गुरलीन बाजवा, गुरलीन कौर, हमराज, हरजोवन, हरमनप्रीत कौर, एमनंदन प्रीत कौर, जपराज सिंह, मनीषा, मनजोत,
मनजोत कौर, नवरूप कौर, हाँ जी, तनीषा आनंद, शोभित, सार्थक महाजन, साहिल प्रीत सिंह, प्रशांत शर्मा, नवरूप कौर, ये सारे बच्चे बैठे हैं। अगर कोई बच्चे की अटेंडेंस बाकी बचती है तो प्लीज मेरे को बता दो, अभी अभी मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूंगा। ठीक है, इन बच्चों की तो मैंने अटेंडेंस लगा दी। अगर कोई और बच्चा बैठा है तो प्लीज मेरे को मैसेज कर देना चैट बॉक्स में जाके कि सर आपने मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं करी, मैं अभी मार्क कर दूंगा। अच्छा आकर्षण, अच्छा उससे अंडरलाइन हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे। देखो बच्चों, इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप आंसर मेरे को भेज सकते हो 2 मिनट में। हाँ जी, आया है किसी का आंसर? हाँ जी, किसी बच्चे ने सॉल्व किया है तो बताओ भाई। हाँ जी, गुरलीन सैनी 0.91, हाँ सही आंसर है भाई, 0.91। अच्छा जी, 0.9 सार्थक। आशय एरिया आपने निकाल दिया 2.61 मीटर का पावर 2। अच्छा जी, चलो भाई, मैं भी ट्राई करता हूँ, सॉल्व करता हूँ कि ए स्मॉल बल्ब। अच्छा, मनजोत कौर का भी आंसर आ चुका है। ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर अप टू द डेप्थ 80 सेंटीमीटर। अच्छा, उसकी डेप्थ दे रखी है 80 सेंटीमीटर। अच्छा, एक टैंक बना लें 80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर? ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33. Consider the bulb to be a point source. उसको एक पॉइंट सोर्स आपको कंसीडर करना है। ठीक है, देखो भाई कैसे काम करेंगे, ये कर्सर चल जाए थोड़ा सा। देखो जी, हमें हमारे पास एक वाटर टैंक है इस तरह का।
ये है हमारे पास एक वाटर टैंक, ठीक है, और इसमें हमने भर दिया जी पानी, ठीक है। इस तरह से मान लो, इस तरह से हमने फिल कर रखा है इसमें वाटर, और यहाँ पे हमारा लाइट सोर्स बैठा है, यहाँ पे हमने पॉइंट सोर्स लिया है उसको, ठीक है। दिस इज द सोर्स, लेट अस कंसीडर दैट सोर्स इज एस, एस बी द सोर्स, हमने मान लिया एस हमारा क्या है, सोर्स। अब देखो बच्चों, आपको पता है ना कि ये मीडियम आपका डेंसर बन चुका है, ठीक है ना। ये मीडियम अब आपका डेंसर मीडियम है, और बाहर वाला मीडियम जो है वो रेयरर मीडियम है। जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो वो किस तरफ बेंड होती जाती है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। आपको पता है कि ये वन कंडीशन ऑफ टीआईआर को सेटिस्फाई करता है। तो लाइट आपकी कहां तक फैलेगी, अगर मैं आपसे एक जनरल बात पूछूं और मैं आपको कहूं कि आपका जो लाइट है वो कैसे, ये तो हुआ जी उसका एक्चुअल डेप्थ, ये तो है उसका एक्चुअल डेप्थ, है ना। अब लाइट इस सरफेस के पैरेलल कब होगी, इस सरफेस के पैरेलल तब होगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां पे मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो ये लाइट इस सरफेस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, जिस सरफेस पे ये स्ट्राइक करी है उस सरफेस के पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। जहां पे ये स्ट्राइक करी है वहां पे आपको ड्रॉप करना होगा एक नॉर्मल, जैसे कि आपने यहाँ पे ये ड्रॉप कर दिया नॉर्मल, ठीक है, ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं हम नॉर्मल, ये आपके पास नॉर्मल पहला, और यहाँ पे भी आपको नॉर्मल ड्रॉप करना पड़ेगा, ये आपने कर दिया दूसरा नॉर्मल ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब ये इस सरफेस के क्या हो चुकी है, पैरेलल हो चुकी है, ये देखो ऐसे, और यहाँ पे भी इस सरफेस के पैरेलल हो चुकी है ऐसे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कितना है, 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये पॉइंट्स कंसीडर कर लो आप, ये पॉइंट मान लो ए, ये पॉइंट आप मान लो बी, और इसका जो ये मिडिल पॉइंट जो है इसको हम मान लेते हैं ओ के बराबर, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो एसओ है ये आपका 80 सेंटीमीटर आपको, 80 सेंटीमीटर आपको गिवन है, 80 सेंटीमीटर आपको गिवन है। 80 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.8 मीटर हमारे पास आ चुका है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास है क्रिटिकल एंगल के बराबर, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास आ चुका है, उसकी वैल्यू है 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। फटाफट हम कवर करते हैं, हमारा यहाँ पे रेडियस क्या होना चाहिए, इसका हाफ, ठीक है ना, इसका हाफ रहना चाहिए रेडियस, यानी कि आपका रेडियस जो होगा, रेडियस जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी बाय 2 के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू ओ ए एंड दिस इज इक्वल टू ओ बी, है ना। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे टी आई आर हुआ है तो म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल इज सी, तो साइन सी इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1 अपॉन म्यू। अब म्यू किसका, वोटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.75 के बराबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू कहां होती है, c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75, ठीक है। 0.5 तो होती है 30 डिग्री, 30 और 60 के बीच में बात चल रही है, 30 और 60 के बीच में बात चल रही है तो हम ले लेते हैं 50 डिग्री, ठीक है, लगभग 50 डिग्री ले लिया। अब आप ट्रायंगल लो, ओ बी एस वाली ट्रायंगल ले लो, ओ बी एस, ओ बी एस ट्रायंगल ले लो, और आप निकालो यहाँ पे सी, सी की वैल्यू देखो आपके पास ओबीएस ट्रायंगल में, जब आप डील करोगे ओबीएस ट्रायंगल के साथ तो ओबी अपॉन ओएस, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए, ये जो है ये आपका, ये अगर सी है तो ये भी आपका सी होगा, तो सी जो है वो है आपका एस पे, 90 डिग्री जो है वो है ओ पे, बाकी बचा बी। तो यहां से आपके पास टेंजेंट सी की वैल्यू कितनी रहेगी, टेंजेंट सी रहेगा आपका परपेंडिकुलर
OB अपॉन बेस दैट इज OS। ठीक है, तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, आप OB की वैल्यू निकाल सकते हैं। OB इज इक्वल टू आ गया OS इंटू 10C। तो OS कितना है, OS तो हाइट के बराबर है, OS की वैल्यू है 0.8 और टेंजेंट ऑफ एंगल है आपके पास 50 डिग्री। टेंजेंट 60 की वैल्यू देख लो भाई, sin 60 √3/2 डिवाइड बाय √, यानी कि √3 के लगभग ले लो, तो 0.8 इंटू 1.732 वो आपके पास OB आ जाएगा। और OB किसके बराबर है, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस, यानी कि ये आपके पास आ गया लगभग, मान लो 1 आ गया, ये लगभग 0.8 इंटू 1.7 है ना, तो लगभग 1 मीटर हम मान लेते हैं। ये आपका क्या आ गया, रेडियस आ गया। ठीक है ना, ये आपका लगभग 1 आपने निकाल लिया रेडियस के बराबर। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एरिया। तो इसका सरफेस एरिया कैसा होगा, सर्कुलर लाइन, तो एरिया क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू है 3.14 और एरिया आपके पास 1, तो एरिया आपका आ गया 3.14 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास लगभग ये वैल्यू आ गई। मैंने आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। तो ये थी बेटा आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल करे, फाइव न्यूमेरिकल हमने करे हैं। तो आगे की जो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस रहेंगी उनमें हम न्यूमेरिकल कवर करेंगे सभी के सभी। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहिए इस क्लास के साथ, क्योंकि जितना ज्यादा आप ये क्लास लगाएंगे, आप न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के स्पेशली मैं क्लासेस में लूंगा, क्योंकि हमने एनसीईआरटी के लिए अब तक कोई ऐसी क्लासेस नहीं ली जिसमें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल फटाफट करे हों। तो आगे की क्लासेस में मैं बहुत ही तेजी से न्यूमेरिकल कराऊंगा, साथ ही साथ जुड़े रहना और देखते रहना और कवर करते रहना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी, इसके व्यूज जो हैं वो आप मेरे को व्हाट्सएप करके बताना, ताकि मेरे को पता चल जाए कि हाँ जी हमारे व्यूज कैसे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी मीटिंग को एंड करने जा रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट।